हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समाज शास्त्र के जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वही क्वेश्चन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखिए, वीडियो आपको पूरा देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो स्टूडेंट्स इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं समाज शास्त्र में, जिनको अपने पूरे मार्क्स लाने हैं, तो देखिए वो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ठीक है, इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो अब यहाँ पर देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में, वो आपको तैयार करना है कि दबाव समूह या हित समूह से आप क्या समझते हैं। ओके, तो देखिए, जब आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी दबाव समूह या हित समूह। इसके बाद आप लिखोगे कि समाज के कुछ संगठित समूह अपने अपने हितों की सुरक्षा के लिए शासन पर ऐसे कानूनों को पारित करने या ऐसी नीति का अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं जिनसे समूह अपने अपने हितों की रक्षा कर सके। ऐसे ही गुटों को राजनीति शास्त्र में दबाव समूह अथवा हित समूह के नाम से संबोधित किया जाता है। तो कितना इजी है, अच्छे से आपको समझ आ गया कि दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, दबाव समूह की परिभाषा आपको किस तरह से लिखनी है। अब इसके बाद देखिए, जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रजनन दर से क्या आशय है। ओके, तो देखिए इसका आंसर आप किस तरह से लिखोगे। देखिए, इसका आंसर आपको लिखना है कि जनसंख्या की स्थिति को समझने के लिए प्रजनन दर को भी ज्ञात किया जाता है। प्रजनन दर से आशय बच्चे पैदा कर सकने की अवधि में संबंधित, ठीक है, प्रति हजार स्त्रियों की। और फिर देखिए, इसके बाद आपको लिखना है कि प्रति हजार स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित बच्चों की संख्या से है। फिर इसके बाद आप लिखोगे बच्चे पैदा करने की अवधि सामान्य रूप से स्त्री की 15 वर्ष से 49 वर्ष की आयु अवधि को माना जाता है। अब इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपको ये तैयार कर लेना है कि राष्ट्र से आप क्या समझते हैं। ओके, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप किस तरह से लिखोगे। तो आप लिखोगे राष्ट्र से आशय जनसंख्या के उस समूह से है जो अपने आप को एक समुदाय के रूप में प्रस्तुत करता है। फिर आपको लिखना है तथा अनेक साझा विशिष्टियों पर आधारित होता है। ओके, इसके बाद आपको लिखना है इस प्रकार की मुख्य विशिष्टताएं हैं सामान्य भाषा, एक निश्चित भौगोलिक स्थिति, इतिहास, धर्म, प्रजाति तथा राजनीतिक आकांक्षाएं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि राष्ट्र से आप क्या समझती हैं। इस प्रश्न का आंसर आप किस तरह से लिखोगे। अब उसके बाद देखिए, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, वो आपको ये तैयार कर लेना है कि असमता से क्या आशय है। ओके, तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि असमता का अर्थ किसी भी कार्य को ना कर पाने की क्षमता है। फिर आप लिखोगे अर्थात कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से असमर्थ हो सकता है या सामाजिक रूप से भी असमर्थ हो सकता है। अब इसके बाद देखिए, जो अगला प्रश्न है वो आप ये तैयार कर लीजिए कि क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है। कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया, तो अच्छे से तैयार कीजिए। तो प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि क्षेत्रवाद की अवधारणा का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों रूपों में किया जा सकता है। फिर आप लिखोगे कि संकुचित रूप में इसका प्रयोग स्थानीय हितों के प्रति विशेष लगाव और विस्तृत रूप में केंद्र के प्रति आंदोलन को इंगित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि हैडविग के अनुसार, ठीक है। फिर इसमें आपको लिखना है सामान्य रूप से क्षेत्रवाद को उग्र केंद्रीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक आंदोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
क्षेत्रीय आंदोलन, भौगोलिक अलगाव, स्वतंत्र ऐतिहासिक परंपरा, प्रजातीय, जातीय अथवा धार्मिक विशिष्टता तथा स्थानीय हितों जैसे तत्वों और उनमें से दो या दो से अधिक के मिश्रण का परिणाम होता है। ठीक है, तो क्षेत्रवाद आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका ये है, आप इसको तैयार कीजिए कि समाज में अल्पसंख्यक वर्ग से क्या आशय है। ओके, तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह से लिख कर आओगे कि अल्पसंख्यक वर्ग का निर्धारण समाज की कुल जनसंख्या में वर्ग या समूह की स्थिति के आधार पर होता है। अब देखिए इसके बाद आपको लिखना है कि जिन समूहों का कुल जनसंख्या में न्यून प्रतिनिधित्व है उन समूहों को अल्पसंख्यक वर्ग कहा जाता है। इसके बाद आप लिखोगे कि व्यवहारिक रूप से समाज में जिस वर्ग या जाति के सदस्यों की संख्या बहुत कम है वे अल्पसंख्यक हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि समाज में अल्पसंख्यक वर्ग को आप किस तरह से लिख कर आओगे। ओके, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपको ये तैयार कर लेना है अतलग उत्तरीय प्रश्न में कि 2011 की जनसंख्या में भारत की नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। तो इस प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि 2011 की जनसंख्या में 31.8% जनसंख्या नगरीय तथा 68.2% जनसंख्या ग्रामीण है। अब इसके बाद देखिए जो अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया कि अनुसूचित जातियों की दो प्रमुख समस्याएं बताइए। प्रश्न क्या है, अनुसूचित जातियों की दो प्रमुख समस्याएं आपको बतानी है। तो इस तरह से आप लिखोगे कि अनुसूचित जातियों की दो मुख्य समस्याएं हैं, अनेक प्रकार के प्रतिबंधों की समस्या एंड इसके बाद आपको नेक्स्ट लिखनी है आर्थिक अवसरों की समस्या। क्लियर हुआ इतना। अब इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सांस्कृतिक विविधता से क्या आशय है। तो प्रश्न का आंसर इस तरह से आपको लिखना है कि सांस्कृतिक विविधता से आशय उस स्थिति से है जब किसी देश या क्षेत्र में एक ही समय पर अनेक सांस्कृतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। इसके बाद आप लिखोगे कि भाषागत एवं भौगोलिक विचारधाराओं तथा कलाओं की पर्याप्त विविधता पाई जाती है। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिख कर आना है। ओके, अब इसके बाद देखिए प्रश्न ये आप तैयार कर लीजिए कि कृषक समाज क्या है। ठीक है, तो देखिए कृषक समाज क्या है, किस तरह से आपको आंसर देना। देखिए कृषक समाज की अवधारणा के जनक रेडफील्ड है। इसके बाद आपको लिखना है कि रेडफील्ड के अनुसार, ये आप ब्लैक पेन से लिखोगे कि रेडफील्ड के अनुसार, फिर आप इसमें लिखोगे कि कृषक उन्हें कहा जा सकता है जो कि कृषि अपने निर्वाह के लिए करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे कृषक समाज में थोड़ी बहुत आर्थिक असमानता हो सकती है किंतु यह अपेक्षाकृत एवं असकृत एवं अभिवृद्धिकृत समुदाय होता है, अभिवृद्धिकृत समुदाय होता है। तो कृषक समाज क्या है, आई होप आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखिए। ओके, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो आप इस तरह से लिखोगे कि ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फिर आपको लिखना है, देखिए इस तरह से आप हेडिंग डालोगे मुख्य व्यवसाय कृषि। ओके, फिर आप इसमें लिखोगे कि भारतीय ग्रामीण समुदाय गांव की प्रमुख विशेषता कृषि व्यवसाय की प्रधानता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है। देखिए नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पर आपकी पड़ेगी धर्म और परंपराओं का अधिक महत्व। ठीक है, और फिर इसमें आप लिखोगे धर्म और परंपराओं के अधिक महत्व में आप लिखोगे कि भारतीय ग्रामीण समाज में धर्म और परंपराओं को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाली है अशिक्षा, भाग्यवादिता और जीवन का निम्न स्तर।
इसमें आप लिखोगे कि जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो आज भी ग्रामीण समाज की अधिकांश जनसंख्या अशिक्षित है। इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डाली है समरूपता, और इसमें आप लिखोगे कि ग्रामीण लोगों के रहन सहन, वेशभूषा, विचार, विश्वास और सामाजिक रीति रिवाजों में काफ़ी समानता देखने को मिलती है। ओके, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया कि आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। तो अब वो आप इस तरह से बताओगे, पहले आप हेडिंग डालोगे आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं, फिर आप एक लाइन लिख दोगे कि आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। फिर आपको लिखना है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का अनेक विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। फिर इसमें आप लिखोगे अतः इसके संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्पनाएं विकसित की गई हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि मशीनों, तकनीक एवं औजारों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगता है। इसके बाद आप लिखोगे कि उच्च तकनीक के परिणाम स्वरूप उद्योग, व्यवसाय आदि में वृद्धि होने लगती है। फिर नेक्स्ट आप लिखोगे कि औद्योगिकरण में काफ़ी वृद्धि होने लगती है। इस तरह से आप आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएं लिख कर आओगे। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू।